So very good morning to all of you out there, and here I am with my PYQ series, and today we are taking JEE Advanced 2022 second paper section 1. तो इससे पहले हमने 2017 ऑनवर्ड्स हर पेपर को सेक्शन वाइज डिस्कस किया है। आपको कोई भी डाउट्स हैं अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन में जो कि रिसेंटली JEE एडवांस ने पूछे हैं, आप बिल्कुल हमारे चैनल में इसी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और आप सेक्शन वाइज सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, बहुत एक्यूरेट और वेल एक्सप्लेन्ड आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप 2025 या 26 एस्पिरेंट हैं, यानी कि आप अगर 11 to 12th मूवर हैं या ड्रॉपर हैं या फिर आप 10th to 11th मूविंग किड हैं, सो यू मस्ट install our Chem IIT app from the link given in the description box. You can use that link to install Chem IIT app, and here you will get complete courses for chemistry. 25 स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट कोर्सेज हैं। इसके अंदर ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आपको इसके अंदर ही मिलेंगे, जिसका एक सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल है कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल्ड हैं तो ये जो पूरे लेक्चर्स हैं वो आपको इसके अंदर मिलते हुए हैं। ठीक है, और फॉर 2026 एस्पिरेंट वी हैव स्टार्टेड अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, और ये 27 मंथ्स के पूरा 2 ईयर प्लस ये कोर्स है और पूरे समय ये क्लासेस एक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप 26 एस्पिरेंट हैं तो ज़रूर आप ये चेकआउट कर सकते हैं और आप 100% पूरी तरह से हमारे ऊपर रिलाई कर सकते हैं फॉर योर कंप्लीट केमिस्ट्री प्रिपरेशन। ये कोर्स में आपको पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री मिलेगी, सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। 2026 के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जो मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर और जो अभी आप लाइव क्लासेस करा रहे हो 26 में, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो लेक्चर्स हैं ये आप सोच लो कि थोड़े तेज़ हैं। ठीक है, थोड़े तेज़ हैं बिकॉज हमको एक ईयर में कंप्लीट करना है, उस हिसाब से हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि ड्रॉपर फ्रेंडली हैं, कोई चीज़ स्किप नहीं किया गया है, लेकिन थोड़े ड्रॉपर फ्रेंडली ज़्यादा हैं। ओके, वो थोड़े ड्रॉपर फ्रेंडली हैं कि ठीक है, हाँ सब चीज़ों को एकदम रूट से ही पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्किप किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि जो 2026 वाले कोर्सेज हैं इसमें कुछ ज़्यादा ही समय दिया जा रहा है हर एक टॉपिक को, बिकॉज हमारे पास काफ़ी समय है। ठीक है, लाइक यहाँ अगर मैंने 2 इलस्ट्रेशन कराए हैं तो यहाँ पे मैं आपको 7-8 इलस्ट्रेशन कराऊंगा, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, टॉपिक उसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, थ्योरी उतनी ही रहेगी, थ्योरी में कोई फर्क नहीं रहेगा, थ्योरी जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है। ठीक, ये डिफरेंस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे सेक्शन 2 ऑफ JEE एडवांस 2022। ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही सुंदर सवाल है ये। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम JEE हैज़ रिसेंटली आस्क्ड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला ये जा रहा है, सॉरी, यहाँ पर बोला जा रहा है दैट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड Na2SO4 इन अ सोल्यूशन इज 1 मोलर एंड 1.8 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। मतलब ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि एक सोल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके पास एक सॉल्यूशन है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है जो कि 1 मोलर है, और साथ ही साथ सोडियम सल्फेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी कंसंट्रेशन कुछ बताई है इन्होंने, कितनी? 1.8 इंटू 10 की पावर ऑफ -2, 0.018 लिख देता हूँ उसको मैं,
ये लिखा गया है। अब बोला जा रहा है कि इस सॉल्यूशन में अगर हमने लेड सल्फेट डाला तो क्या होगी उसकी सॉल्युबिलिटी, x इंटू 10 की पावर दिस, तो ये y को रिपोर्ट करना है, मतलब अल्टीमेटली हमें सॉल्युबिलिटी ही पता करनी है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पता करनी है। चलिए तो देखते हैं। तो क्या लगेगा यहाँ पर, समझो क्या लगेगा। लेड सल्फेट है, ये टूटेगा लेड प्लस 2 एंड सल्फेट। लेकिन बस दिक्कत इस बात की है कि यहाँ जो सल्फेट है ना, ये जो सल्फेट है ये यहाँ पहले से प्रेजेंट है। बस यही इसी बात की दिक्कत है, ये सल्फेट यहाँ पर इनिशियली प्रेजेंट है, वो कितना प्रेजेंट है वो पता करना होगा। बाकी उसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। यहाँ ये टूटेगा S और ये जो भी था प्लस S, इस तरह से है ना, इस तरह से टूटेगा और सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। मतलब हमारा जो अभी मेन मोटिव है वो ये है, ये पता करना कि यहाँ सल्फेट कितना है, इस सॉल्यूशन में कॉमनली कितना सल्फेट प्रेजेंट है। तो चलिए अब इसको साइड करते हैं और इस काम में जुट जाते हैं कि सल्फेट कितना है ये निकाला जाए। क्या बात है। चलिए तो देखो यहाँ पर H2SO4 के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। ये कह रहा है कि Ka1 इज वेरी लार्ज and Ka2 is something which is not that small as well. It is 1.2 into 10 की पावर -2। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा होगा तो ये कोई बहुत छोटी वैल्यू नहीं है इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट की, है ना। ये वैल्यू कोई बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, ठीक ठाक बड़ी वैल्यू मानी जाती है ये। आप एसिटिक एसिड वगैरह का कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड कि वो 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 इस रेंज में आते हैं, और उनको भी हम बहुत बुरा एसिड नहीं मानते। तो ये तो उनसे 1000 गुना बेटर लग रहा है। तो बात यही है H2SO4 की, और ये मैंने लेक्चर्स के दौरान भी आपको बहुत अच्छे से स्पेशल केस ऑफ H2SO4 पढ़ाया है। अगर आपने मेरे साथ आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ी है तो स्पेशली पढ़ाया है, लास्ट ईयर भी पढ़ाया है, इस पेपर के आने से पहले उसके लास्ट ईयर भी पढ़ाया है और इस साल भी पढ़ाया है। ठीक है, H2SO4 को अलग से ही पढ़ाते हैं कि उसकी जो K1 K2 वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी बाकियों से थोड़ा अलग एक्ट करती हैं, क्योंकि वैल्यूज़ इस तरह की हैं। ठीक, चलिए ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ पर देखते हैं Ka1 इज वेरी लार्ज एंड Ka2 इज दिस। मतलब एक बात तो तय है, H2SO4 टूटेगा और जो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम पूरी तरह से H प्लस एंड HSO4 माइनस, तो जो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट है 1 मोलर, हम ये पूरा मान लेंगे कि ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सेकेंड स्टेप अब ये टूटेगा HSO4 माइनस, उसको देखते हैं क्या है, उसको देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। HSO4 माइनस कैसे डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H प्लस एंड HSO4 माइनस, सॉरी SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये इस तरह से डिसोसिएट होगा। ठीक है, ये इस तरह से डिसोसिएट होगा। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर सल्फेट मिल रहा है, यहाँ पर सल्फेट मिल रहा है, और सल्फेट तो पहले से ही है हमारे पास, बिकॉज सोडियम सल्फेट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो पहले से सल्फेट छोड़ा हुआ है उसने 0.018 मोलर। और H प्लस भी हमारे पास है क्या, हाँ हाँ हाँ, H प्लस भी पहले से 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है। बड़ी इंटरेस्टिंग अब पॉइंट एक आने वाली है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, यहाँ मिस्टेक ऐसी करते हैं 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 0.018 प्लस एक्स, क्योंकि उनकी इस तरह से आदत पड़ी हुई रहती है, और मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है ना, मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है, उनको इस तरह से आदत पड़ी हुई रहती है। बट अभी आप अगर समझें इसमें क्या गलती है तो बहुत मजा आएगा आपको। पहले खुद से समझने की कोशिश करिए क्या गलती है इसमें। गलती समझ में आई, समझ में आ जानी चाहिए, इतना
इतना बोलने के बाद भी अगर नहीं समझ आई तो फिर एकदम गधे हो तुम। देखो अब इसकी के कितनी है, के 0.012 है ना, यही है। और अगर तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे, इसकी QC बोल लो आप, अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसकी रिएक्शन कोसेंट निकालो, तो इट इज 0.018 माय डियर, इट इज 0.018। दैट मीन्स कि इसका जो QC है वो तो KC से बड़ा है। मतलब जब ये कॉम्पोजिशंस हैं इनके आयंस के, तो इस पॉइंट से ये रिएक्शन पीछे जाना चाहिए, इस पॉइंट से ये रिएक्शन पीछे जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक्चुअली में माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, ये करेक्ट है। समझ आ गया? बहुत छोटी सी बात है ये, बट बता रहा हूं मैं, मोस्टली बच्चे मिस कर जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। फिर देखेंगे अरे एक्स की अजीब सी वैल्यू आ रही है, ये कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, फिर छोड़ देंगे। ठीक है, ये अब समझ आ गया कि पीछे गया है, ये वैल्यू पीछे गई है। एक चीज और समझिए कि ये पीछे जब जा रहा है ना, ये जब पीछे जा रहा है, तो अब आप ये समझिए जो x होगा ना, ये 1 से तो बहुत छोटा होगा, ये बात भी समझ आ रही है। ये जब बैकवर्ड जा रहा है रिएक्शन, तो ये जो x होगा ये 1 से काफी छोटा होगा। आप ये अप्रोक्सीमेशन, इतना अप्रोक्सीमेशन तो फील हो ही गया होगा आपको कि x 1 से काफी छोटा होगा। आप इग्नोर करके निकाल के देख लो, x दिख जाएगा, वैल्यू से ही समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे 1 से काफी छोटा होगा, बट हाँ यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो चलिए बोल देता हूं मैं, it is approximately 1, it is approximately 1. Now let us calculate 0.018 minus x into 1 by 1 is equal to Ka. Ka is 0.012. तो अगर यहां देखा जाए तो x क्या आ रहा है, x आ रहा है 0.006, ऐसे ही कुछ आ रहा है, 0.006, yes, it's 0.006. this is your x, ये तुम्हारा x है। अच्छा, अब ये अगर तुम्हारा x है तो क्या तुम्हें x चाहिए था? नहीं, एक्चुअली में तो तुमको सल्फेट चाहिए था, तो तुम्हें सल्फेट तो वैसे ही पता चल गया, यही है सल्फेट, दिस मच माइनस x, इट इज 0.012। तो सल्फेट पहले से कितना था वो तो मिल गया, 0.012, ये तुम्हारा सल्फेट था। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर, तो क्या होगा? देखो बड़ी आसानी से चीजों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। अब ये टूटेगा S, और ये सल्फेट है 0.012, 0.012 प्लस S, यही होगा। और अगर आप इसकी KSP देखो, लेड सल्फेट की दी होगी ऑब्वियसली, 10 की पावर -8 में है, काफी छोटी ही है, बहुत छोटी तो नहीं बट ठीक है, काफी छोटी है। 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ये KSP दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर 0.012 ये एक बड़ा नंबर होता है, देखो ये अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है ये मैं आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता, ये आपको चैप्टर पढ़ के क्वेश्चंस बनाकर ये अंदाजा आपको खुद आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता कि क्यों अप्रोक्सीमेट कर दे रहा हूँ मैं, नहीं, ये मैच्योरिटी चैप्टर पढ़ते दौरान आपको आ जाएगी। सो ये इग्नोर हो सकता है, 0.012 ऐसा लिख सकते हैं, एंड दिस इज S। तो अगर मैं KSP इक्वेट करूं तो S इंटू 0.012 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -8, यही दिया हुआ है नंबर ना। सो व्हाट विल बी S? S ही चाहिए था, सॉल्युबिलिटी चाहिए थी, इट्स 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -8 बाय, अब इसको 1.2 लिख देता हूं मैं, और इंटू 10 की पावर ऑफ -2, सो इट इज 1.6 by 1.2, that is actually 4/3, and 4/3 is actually 1.33, yes. So what is S?
it's 1.33 into 10 की पावर ऑफ दिस इज -6 तो बस यही है आपका साइंटिफिक नोटेशन। इसी में डिनोट करने बोला था इसने शायद, एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। सो व्हाट इज योर x? x is 1.33 into 10 की पावर ऑफ -6. So the reported answer should be the value of y is, and yes, the correct answer for this is 6. समझ आया? इस तरह से इग्नोर होती चीज़ें, इस तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है। And yes, I am again repeating this statement that ionic equilibrium is all about taking valid approximations. If you know how to take approximations, then ionic equilibrium is one of the easiest topics. Now let's do this question. This is from I think this is from liquid solutions colligative properties. Let's solve this. An aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mole of an ionic salt of 1.8 kg of water at 35 degrees Celsius. The salt remains 90% dissociated in the solution. The salt remains 90% dissociated in the solution. अच्छी बात है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर जो P डिग्री है जो प्योर सॉल्वेंट की है वो 60 mmHg, वो है 60 mmHg, और P ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया है वो हो गया है 59.724 mmHg, ये हो गया है, और प्योर वाटर का 60 mmHg। द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट, मतलब वो आयनिक सॉल्ट है तो कितने आयंस प्रेजेंट होंगे। तो चलो मान लो इस तरह का, मान लो कि AN, ठीक है, N नंबर ऑफ आयंस है उसमें, और ये टूटेगा Na करके, ठीक है, अंडरस्टूड, ये Na करके टूटेगा। अब ऑब्वियसली आप वांट ऑफ फैक्टर के लिए जाना चाहते हैं तो इट इज 1, देन 1 माइनस कितना हुआ डिसोसिएशन 90%, 0.9, एंड दिस विल बी n टाइम्स ऑफ 0.9, यही होगा n टाइम्स ऑफ 0.9. So what is your want of factor? Want of factor is 0.1 plus 0.9n. This is your want of factor. Okay, so this is your want of factor. Want of factor तो आ गया, P डिग्री पता है, PS पता है. What we have to find? We have to find the value of n. N is actually the number of ions that we are getting per formula unit. Per formula unit the number of ions that we are getting, वही है. तो चलिए निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं. क्या करना है? अब आपको मैंने 2-3 फॉर्मूलाज बताएं. एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बताया, ये वाला P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. बट इसी का एक रीअरेंज्ड फॉर्म है. क्या? ये P डिग्री माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. ये कोई अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला नहीं है, ये इसी का एक वेल अरेंज्ड फॉर्म है. ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है. ये लेक्चर्स के दौरान बता चुका हूँ, अभी करके नहीं बता रहा, बस इतना समझ लो, ये दोनों फॉर्मूला सेम है. अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो. सो दिस इज P डिग्री माइनस PS कितना होगा 60, दिस पॉइंट 60 माइनस दिस कितना हो रहा है 276. ये क्या 0.276 अपॉन 59.724. कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है बट देखते हैं. N2 क्या है? मोल्स, 0.1 मोल्स. अच्छा, यहाँ पर I भी लगाना पड़ेगा बिकॉज वांट ऑफ फैक्टर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसी वजह से तो I हमने यहाँ पर फाइंड किया है. यहाँ पर I इसी वजह से तो फाइंड किया है. ठीक है, यहाँ I लगाना पड़ेगा सॉल्यूट के लिए. तो भाई क्या किया जाए, कर लो कैलकुलेट. अब यार थोड़ा I की वैल्यू यहाँ रखो, 0.1 प्लस 0.9n. जितना बड़ा दिख रहा है कैलकुलेशन ना, उतना बड़ा है नहीं एक्चुअली में. ये 0.1 आएगा और N1 है 1.8 kg ऑफ वाटर, मतलब 1800 ग्राम वाटर.
तो 1800 ग्राम बाई 18 विल बी 100 मोल्स। देखो उतना मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, आ जाएगी वैल्यू। अब इसको बस आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन आसान है, आप ये कट करके सॉल्व करोगे, कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ना यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 5। आप इसको सॉल्व कर लेना। ऑन सॉल्विंग नॉर्मल वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बनेगा, कोई क्वाड्रेटिक नहीं, कुछ नहीं, एंड यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 5। सो वी विल कंक्लूड दैट देयर आर 5 आयंस, देयर आर 5 आयंस पर फॉर्मूला यूनिट, 5 आयंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हियर वी आर विथ येट अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और देखा जाए तो थोड़ा फालतू क्वेश्चन है ना। फालतू क्वेश्चन ये कि ये ज़बरदस्ती बस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, इसमें कोई खास नॉलेज नहीं लग रही। लीनियर इक्वेशंस बनेंगे और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं बता देता हूँ किस तरह से बनेंगे, क्या है। अब ये कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, ठीक, ये कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, एम, एन और पी, इनकी वैल्यूज़ हमको नहीं पता है, अल्टीमेटली वही निकालनी है। और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा डिग्री की वैल्यू दी हुई है सेकंड और थर्ड वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए, 250 एंड 440। अब आपको उसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर आयंस का आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी जो होती है वो बताया गया है, हर एक आयन के लिए बताया गया है, और एक ग्राफ यहाँ बनाया है। मैं बता रहा हूँ फिर ग्राफ का क्या काम है। सबसे पहली चीज आप देखो तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो दो सॉल्ट्स हैं, ये जो दो सॉल्ट्स है UmYp, मैं इधर लिखता हूं UmYp, ये इस तरह से टूटेंगे, ये इस तरह से टूटेंगे, Up प्लस प्लस Ym माइनस। लेकिन आपको पता है जब हम इसकी कोलराउश लॉ, यार नॉर्मल सा कोलराउश लॉ जब लगाते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि इसकी जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है वो एक्चुअली में आयंस की मोलार कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। यही पढ़ते हैं आप जब आप कोलराउश लॉ पढ़ते हैं, तब आप यही पढ़ते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर m नंबर ऑफ आयंस हैं, यहाँ पर p नंबर ऑफ आयंस हैं, और इसका जो सम आएगा ये वैल्यू इन्होंने दे दी है। क्या दे दी है? 250, और एक है 440, तो ये 250 दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा और टाइम पास है आगे। Vmxn, Vmxn, यहां पर आप लिखेंगे Vn माइनस n प्लस प्लस x m माइनस v है m नंबर ऑफ, x है n नंबर ऑफ, और ये वैल्यू है 440। अब यहां पर इन्होंने ये सभी पर्टिकुलर आयंस की जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू उतार के दे दी है डेटा। अब देख लो यहां से, तो दो इक्वेशन बनेंगे, दिख गया, ये देखो ये सब की वैल्यूज दे दी है, तो बस यहां पुट करो। तो पहला एक्सप्रेशन क्या बनेगा इससे? पहला ये बनेगा m टाइम्स ऑफ Up प्लस इट इज 25, इट इज 25 प्लस p टाइम्स ऑफ Ym माइनस, देखो 100 दिया हुआ है, 100 इज इक्वल्स टू, मतलब ये बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन पेपर में बनता है, ऐसा होना चाहिए, पेपर को थोड़ा खूबसूरत बनाता है ये सब। एक दो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो, थोड़ा लेंदी हो, थोड़ा इजियर साइड में हो, इस तरह से पेपर डिज़ाइन वैसे ही होता है। बट मैं क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है। हाँ, अब आता है 440। ठीक है, अब इधर कुछ वैल्यूज़ हैं,
इट इज इक्वल टू 250। देन इस पे आ जाओ, तो इसमें वैल्यू दिया हुआ है आपको, सबसे पहले चाहिए m टाइम्स ऑफ वी एन प्लस। सो वी एन प्लस कितना है, 100 है, 100 है, तो m टाइम्स ऑफ 100 प्लस एक्स एम माइनस कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, प्लस n टाइम्स ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 440। अब देखो दो इक्वेशन तो बन गए, मैं सॉल्व नहीं करने वाला इक्वेशंस, दो इक्वेशन बने, बट हाँ अभी आपके पास ये शिकायत रह सकती है कि सर अभी तो 3 वेरिएबल है, अभी तो 3 वेरिएबल है। हाँ तो एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा, और वो इक्वेशन आएगा आपको ग्राफ से, वो इक्वेशन आएगा ग्राफ से। लाएं, चलिए अब वो तीसरा इक्वेशन लाते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में होगी। ये Zn जो Zn प्लस आयन है ना, वो यूज नहीं हुआ है। चलिए इस ग्राफ को देखिए, क्या आपको ये ग्राफ के बारे में पता है? दिस इज मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी का ग्राफ, बहुत फेमस ग्राफ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है ये। y इज इक्वल टू m एंड m इज नेगेटिव स्लोप माइनस a, x इज c की पावर हाफ प्लस c इंटरसेप्ट होता है। अब आप उस इंटरसेप्ट को कुछ भी लिख दो, y लिख दो, चलो दिस y इज अवर इंटरसेप्ट, ठीक है, दिस y इज अवर इंटरसेप्ट। तो ये फॉर्मेट होता है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, इन्होंने दो पॉइंट्स भी डिफाइन करके दे दिए हैं, तो आप बहुत आसानी से ये बता पाओगे कि इसकी लैम्डा m डिग्री वैल्यू क्या है, बता लोगे? Zm x माइनस इसकी लैम्डा m डिग्री वैल्यू आप बहुत आसानी से देख पा रहे होगे। अगर आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना, तो ये 340 पे जाकर एक्स्ट्रापोलेट होगा, ये 340 पे एक्स्ट्रापोलेट होगा। ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पुट करके देख लो। चलो पुट ही कर देते हैं। क्या आएगा पहला, ये वाला पॉइंट 339 वाला, तो 339 इज इक्वल्स टू माइनस ए रूट सी इज 0.01 प्लस वाई, एक ये बना। एक दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा, 336 इज इक्वल्स टू माइनस ए 0.04 प्लस वाई, ये हुआ। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो 3 इज इक्वल्स टू अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0.03 ए, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए निकल कर आ गया, देखो ए आ गया, कितना आ गया ए, 3/0.03 विच इज 100। तो स्लोप है नेगेटिव 100, ए आ गया। अब अगर ए आ गया है, नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई भी निकाल सकते हो। ए की वैल्यू आ गई है, एक काम करो, ए की वैल्यू आ गई ना, तो आप ये देखो कि when c1/2 is 0, c1/2 is 0, what is the value of y? तो बहुत आसानी से समझ पा रहे होगे आप। यहां पर आप ये वैल्यू फाइंड कर पाओगे, बिकॉज c1/2 0 मतलब क्यों, बिकॉज लिमिटिंग कंडक्टिविटी का यही मतलब होता है ना, लिमिटिंग कंडक्टिविटी का यही मतलब होता है व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है कि ग्राफ एक्स्ट्रापोलेशन से ये निकाला जा सकता है, ठीक है। सो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं भी पुट कर लीजिए, चाहे आप इसी में कर लीजिए। चलिए 100 इसी में पुट करिए, आपको दिखेगा 339 इज इक्वल्स टू, ये हो गया -1 प्लस y, तो ये देख लीजिए आप, y की वैल्यू आ गई 340, यस y की वैल्यू 340 आ गई। और जब आप c हाफ को 0 रखोगे, इसका मतलब लैम्डा m किसके बराबर है, y के बराबर, विच इज 340। तो ये पॉइंट देखो मैथमेटिकली भी दिख रहा है, ऑल्दो ये बिल्कुल स्लोप से समझ में आ रहा है, गैप से समझ आ रहा है कि ऑन एक्स्ट्रापोलेशन इट विल गो टू 340। ये मैं थोड़ा लंबा कर दिया आपको समझाने के लिए, सिर्फ इतना लंबा है नहीं ये सवाल, ठीक है। तो हो गया अब तो सॉल्व, अब ये 340 मिल गया, बस अब इसको भी तोड़ के तीसरा इक्वेशन बना लो। तो तोड़ो इसको भी,
कैसे टूटेगा ये, क्या आयन है, ZmXn, इट इज ZmXn, तोड़ो, ये कुछ ऐसे टूटेगा, Zn प्लस कितने टाइम्स, m टाइम्स, प्लस x m माइनस कितने टाइम्स, n टाइम्स, इज इक्वल्स टू 340, इज इक्वल्स टू 340। अब दोनों की वैल्यूज दी हुई है, दोनों की वैल्यूज दी हुई है, z वाले की 50 है और x की 80 है शायद, हाँ z वाले की 50 है, सो 50m प्लस 80n is equals to 340. So these are the three equations you have. Now solve it and you will get the values of the variables. On solving, देखो मैं ये जो सामने मेरे किताब रखी हुई है, मैं उनके वैल्यूज पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक, कि सॉल्व करने पे m n, आप अपनी तरफ से एक बार सॉल्व कर लेना, ऑल तो सही होगी ये, m n और n इनकी जो वैल्यूज आ रही है, that is coming out to be, n is coming out to be 3, m is coming out to be 2 and p is coming out to be a 2, p is also coming out to be 2. So what they require is m plus n plus p and this is 7. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और फाइनल आंसर होगा 7. ओके, डन विद दिस, ग्रेट. सो 7 इज द फाइनल रिपोर्टेड आंसर. बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 4. ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पे अच्छा क्वेश्चन है. The reaction of xenon O2F2 gives the xenon compound P the number of moles of HF produced by complete hydrolysis of 1 mole of P. अब यहाँ जो रिएक्शन है ये आप देखिए सबसे पहले कि जब आप xenon का रिएक्शन कराते हो O2F2 के साथ, ये फैक्चुअल रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि इससे xenon का टेट्राफ्लोराइड बनता है, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस भी xenon के टेट्राफ्लोराइड की करी जा रही है. अब आप याद करो, मैंने आपको ये, अगर आप मेरी रियल एडवांस सीरीज देखोगे आज से 2 साल पहले ये पढ़ाया हुआ है, और लेक्चर्स के दौरान भी, अपनी GIOC के लेक्चर्स के दौरान मैं स्पेशली आपको पढ़ाता हूँ ये चीज़, स्पेशली हर साल ये चीज़ पढ़ाता हूँ कि XeF4 की जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है. याद आ रहा है? इसकी जो बैलेंसिंग है, इसकी हाइड्रोलिसिस की जो बैलेंसिंग है, ये काफ़ी स्पेशल होती है और नॉर्मली अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो गलती कर जाओगे अगर आपको उसके पीछे छुपा एक फैक्ट नहीं पता है ना. जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से. XeF4 की बहुत ज़्यादा समय देकर मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस पढ़ाई है, अभी से नहीं है या फिर इस पेपर को देखने के बाद नहीं, इस पेपर से पहले की वीडियोस भी YouTube पर पब्लिक है जहाँ पर हमने ये पढ़ाया है. और सेम वही चीज़ आपको JEE एडवांस के अभी फिलहाल के पेपर में देखने को भी मिल गई. तो जो भी चीज़ हम स्पेशल बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बोल के पढ़ा रहे हैं कि ये थोड़ी अलग चीज़ है, ये आपको ज़्यादातर जगहों पे देखने नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ाया जाता है ज़्यादातर जगहों पे, तो वो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, वो आपको औरों से थोड़ी अलग बनाएंगी, तो उनको थोड़ा स्पेशली नोट करके बड़ा करिए. जैसे कि ये, अब आपको मैंने इसमें क्या बताया था कि Xg+4 कुछ डिस्प्रपोर्शनेट होता है 2 to 8 करके, ये नंबर याद करवाया था, 2 to 8 करके डिस्प्रपोर्शनेट होता है, +2 +2 +8. +2 में बताया था ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है, यहाँ पर XgO4 बनता है, बट ये टूटते हैं. ये किस में टूटते हैं? Xg+12O2. ये किस में टूटता है? Xg+12O2. और ये किस में टूटता है? XgO3+12O2. ऐसे टूटता है ये. तो अल्टीमेटली पार्शियल प्रेशर कैलकुलेशन मेजरमेंट से भी ये पता चलता है कि xenon इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद, xenon अगर 3 है
सॉरी जिनॉन अगर 2 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो इट इज 1.5 मोल्स, 1.5 मोल्स दैट इज 3/2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के। तो जब इसकी बैलेंसिंग होती है, प्रोडक्ट्स तो आपको पता है क्या मिला, देखिए देखिए एक HgO3 मिला, ठीक है, और जिनॉन मिला और ऑक्सीजन मिला, जरूरी बात है, और HF मिला, और HF मिला। अब जब आप इसको बैलेंसिंग करेंगे इसकी, सो यू विल फाइंड कि जिनॉन अगर 2 है तो ये 3/2 होगा, ये बात पक्की है। अब इसके हिसाब से आप बैलेंसिंग करिएगा, अब इसके हिसाब से बैलेंसिंग करिएगा। सो ऑन बैलेंसिंग यू विल फाइंड, on balancing you will find the stoichiometries to be like this. This is 3, this is 6, and this is 12 moles of HF is what you are getting. 12 moles of HF is what you are getting. यहाँ तुम्हारे पास ये 3 मोल्स जिनोन के, इस तरह से बैलेंसिंग होती है इसकी। तो अब यहाँ जो सवाल था वो था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P। तो देखो इन्होंने यहाँ पर आपसे कोई खास बहुत कैलकुलेशन नहीं पूछा है, वो सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं। एक तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी थोड़ा स्पेशल है, ठीक, ये रिएक्शन भी थोड़ा स्पेशल है, शायद एनसीईआरटी में गिवन नहीं है या गिवन है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट हाँ ये रिएक्शन फेमस तो है, बट पता नहीं गिवन है कि नहीं। एंड देन इसकी बात अगर करी जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस की बैलेंसिंग। तो भाई 1 मोल ऑफ P क्या है, P ये है, 3 मोल से 12 मोल मिल रहे हैं, तो 1 मोल से कितने मोल मिलेंगे, 4 मोल्स। सो 4 शुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बहुत आसान रिएक्शन है, पता है आपको, है ना, हमने हीटिंग रिएक्शंस के दौरान पढ़ा है ये GIOC के लेक्चर्स में। तो AgNO3 को जब हीट करते हैं तो बनता है सिल्वर ऑक्साइड, याद आ रहा है, सिल्वर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बट बात ऐसी है कि सिल्वर ऑक्साइड इज हीट सेंसिटिव, दिस इज हीट सेंसिटिव, ये फर्दर टूट जाता है टू सिल्वर एंड ऑक्सीजन, टू सिल्वर एंड ऑक्सीजन, एंड NO2 तो निकलेगा ही। तो ये हमारा रिएक्शन है सिल्वर NO2 एंड ऑक्सीजन, इस तरह से ये ब्रेक होता है। मैं बैलेंस नहीं करा है मैंने, ठीक है, बैलेंस्ड है वो। The total number of electrons present in the anti-bonding molecular orbital of the gas that has higher number of unpaired electrons is, अच्छा क्वेश्चन है, MOT के साथ थोड़ा सा जोड़ा है, रिएक्शन भी है। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन और NO2 निकल रहे हैं और ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि उस गैस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप NO2 की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन ऑक्सीजन की जब बात करी जाती है तो MOT से करी जाती है, MOT से करी जाती है, और पाई स्टार पे 1 बराबर पाई स्टार पर 1, यहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब गेम से NO2 बाहर हो चुका है, अब हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, O2 के बारे में। अब हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ O2 के बारे में, और हमें यह बताना है कि इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में यहाँ 2 लिख सकते हैं, वो गलत है, समझिए। वहां ये क्या पूछ रहा है कि एंटी बॉन्डिंग में कितने अनपेयर्ड कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आगे लिखा हुआ है उस गैस में जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहली बात NO2 हट गया क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स O2 के पास है। अब हमें यह बताना है कि O2 में टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने। अब हमें यह बताना है कि O2 में टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर sp मिक्सिंग तो होती नहीं है इसमें, और sp मिक्सिंग ना होने की वजह से इट इज सिंपली सिग्मा 2pz 2 पाई इक्वल टू पाई
2 2 एंड देन पाई स्टार 1 इक्वल टू पाई स्टार 1, फिर सिग्मा 2p z जो है वो खाली होता है, सिग्मा स्टार 2p z। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दो इधर, यहाँ कोई नहीं, एक इधर एक इधर, सो टोटल आ रहे हैं कितने, 6। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 6। ओके, ये दो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हुए। अब आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चंस हैं यहाँ फटाफट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। ये पेपर की 2022 के पेपर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, इट वाज इजीएस्ट ऑफ ऑल। देखिए, नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब एलीन जैसा कुछ नहीं बना देना है, टेट्राइन्स हैं आइसोमेरिक। कितने आइसोमेरिक टेट्राइन पॉसिबल हैं इस रिएक्शन सीक्वेंस से? सबसे पहले सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन किया जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को छुएगा, समझ पा रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड को छुएगा, डबल बॉन्ड को नहीं, ऐसा ऐसा, और यहां बनेगा ट्रांस एल्कीन, बनेगा, अग्रीड। ये ट्रांस एल्कीन बनाता है बर्च रिडक्शन, एनसीईआरटी का रिएक्शन। ब्रोमीन एक्सेस में डाला जाए, एंटी एडिशन हो जाएगी, इधर भी एंटी एडिशन हो जाएगी, करा दो। ये Br ऐसा, ये Br ऐसा, यहां ये बॉन्ड टूटा है, ये Br इस तरह से और ये Br इस तरह से। अब एल्कोहलिक KOH डाला जा रहा है और ये बोल रहे हैं टेट्राइन बनाना है, मतलब चारों Br हटेंगे, चारों Br हटेंगे तभी तो टेट्राइन बनेगा। तो उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? ठीक है, थोड़ा बहुत स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी डाला है, बट ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, ये नॉर्मली बच्चा आराम से कर सकता है। चलिए, 4 अगर मुझे ब्रोमीन हटाने ना, तो ये वाला एक H यहाँ से हटाऊंगा मैं, ये गिराकर ये इधर Br बाहर होगा, ये एक H ना इधर से हटाऊंगा, ये हट के ऐसा बाहर होगा, ये हट के इस तरह से बाहर होगा, और फिर यहाँ से भी H हटाया ही जा सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये हटाकर इसको हटाएंगे और फिर यहाँ से H हटाएंगे ना, ये हट के ऐसे हटेगा। तो आप ये देखिए, ये 4 हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, जिनको हटाया जा सकता है, देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो जो टेट्राइन बनेगा ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, यहाँ डबल आएगा एक, फिर एक डबल यहाँ आएगा और ये प्लेनर हो जाएगा इसकी वजह से, ऐसा, फिर एक डबल यहाँ आएगा, ये वाला, एंड इसके बाद ये यहाँ डबल आया और ये वाला बॉन्ड सिंगल ही रहेगा और उसमें फिर ऐसा रहेगा, ये बॉन्ड सिंगल ही रहेगा, फिर ऐसा रहेगा। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल ही दिखा सकता है, कोई कायरल सेंटर तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई कायरल सेंटर तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। कैसे दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ये देखिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, दोनों हाइड्रोजन हो गए, ये तो साइक्लोइन्स हो गए ना, ये पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस सिस्टम के अराउंड आप सिस और ट्रांस पा सकते हैं, दिख गया, यहां आप सिस और ट्रांस पा सकते हैं, एंड दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जहां आपको GI मिलेगा देखने को। सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, actually they are geometrical isomers cis and trans around this double bond, इसके अराउंड पा सकते हैं, 2 will be the correct answer। इससे काफ़ी टफ क्वेश्चंस आप लेक्चर्स के दौरान करते हो, आपको जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस कराए उसमें इससे 10-10 गुना टफ क्वेश्चंस कराएं, तो ये कंपैरेटिवली आसान है, बट नॉट अ बैड वन, ठीक है, चलता है। आइए अगले क्वेश्चन में, ये बोल रहा है द नंबर ऑफ मिथिलिन ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखो ये कितना ही आसान क्वेश्चन है, मेंस लेवल का सवाल है, बट यहाँ पूछा है, पता नहीं क्यों। ओजोनोलिसिस कराई गई, ये उड़ा दिया गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है 1 2 3 4, ब्यूटेनल बन गया, ब्यूटेनल बन गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था। केमेनोफोर ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया टू ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बात है, ये ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होगा, CO2 डिकार्बोक्सिलेट होगा, रेडिकल बनेगा और रेडिकल डाइमराइज करके आपको N-हेक्सेन बनता हुआ दिखेगा।
आपको n हेक्सेन बनता हुआ दिखेगा। एंड क्रोमियम ऑक्साइड में जब आप 20 atm में लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं, बेंजीन बन जाता है, एरोमेटाइज हो जाती है, ये हाइड्रोजन छोड़कर बेंजीन बन जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एनसीईआरटी लेवल का ये रिएक्शन है, ठीक। तो कोई खास बात नहीं है इसमें। तो बेंजीन बन गई, तो बेंजीन में कितने मिथिलीन ग्रुप हैं? अरे एक भी नहीं है, हो गया, जीरो आंसर है, और क्या, ठीक है। बेंजीन में एक भी नहीं है मिथिलीन ग्रुप, जीरो इज द आंसर। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, आई थिंक, यस। सो total number of chiral molecules formed from one molecule of P on complete ozonolysis, reductive ozonolysis कराया है देखो, और पूछ रहा है कि कितने कायरल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। चलिए तो तोड़ के देखना पड़ेगा कितने कायरल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तोड़ते हैं, चलिए तोड़िए। लेट्स सी, ये यहां से टूटा, एक दो कार्बन, एक डबल बॉन्ड ओ H, ये बना। अच्छा, ये यहां से ब्रेक हुआ, इधर अगर बनाया जाए तो ये देखो ऐसा, देन डबल बॉन्ड O, देन ऐसा, ये आपका कार्बन हो गया। कायरल जैसा तो नजर आ रहा है बट कायरल है नहीं वो, क्योंकि यहां भी सेम चीज हो गई, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH। मैं भी पहले सभी मॉलिक्यूल्स बना देता हूं जो बनेंगे। OH, तो ये दोनों तरफ कीटो कीटो दिख रहा है, कायरल तो नहीं है ये। अच्छा, इधर आ जाए तो इधर अगेन कीटो दिख रहा है, देखो ये। तो आपको पता तो है ना कैसे ओजोनोलिसिस में कैसे तोड़ते हैं, ये तो पता ही होगा। दिस एंड देन अगेन आप देखें यहाँ पर ऐसा, देन ऐसा, and here you have aldehydic group, here you have aldehydic group, and you have OH here and a methyl, ऐसा कुछ है। हाँ, ये कायरल नजर आ रहा है। अभी हम यहाँ तक पहुंचे, बहुत सिस्टमैटिकली करना। फिर इधर आओ, अब अगर आप इधर आओगे तो बेटा ये वाला फिर से कीटोन नजर आ रहा है, देखो, और ये वाला भी कीटोन नजर आ रहा है, ये भी कीटोन नजर आ रहा है। तो सेम यही चीज हो गई क्या? ये भी इधर भी कीटोन नजर आ रहा है, ये भी कीटोन नजर आ रहा है, ये सेम चीज हो गई, क्योंकि कायरल तो हो नहीं सकती, तो ये सेम चीज बन जाएगी यहाँ पर। ये देखो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये दोनों कीटोन्स नजर आ गए। अब इधर आ जाओ, ये तोड़ो। अब ये फिर इधर एल्डिहाइड है, चलो बनाते हैं। इधर एल्डिहाइड है लाइक दिस, डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड है। देन यहाँ पर कायरल कार्बन है, एंड दिस, यहाँ पर ये OH आएगा और यहाँ पर ऐसा आएगा, और ये फिर डबल बॉन्ड O, इस तरह से कीटोन आएगा। और इसके बाद यहाँ मेरे को लग रहा है फिर से देखो वही कीटोन, सेम चीज दिख रहा है, इधर भी कीटोन इधर भी कीटोन। फिर ये सेम चीज एक बार और बन गई है, यही सेम चीज एक बार और बन गई है, this thing, and at last you have again this ethanol। अब यहाँ तो एक और चीज ऐड करता तो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बन सकता था, थोड़ा और बढ़िया बन सकता था, बट ठीक है। ये तो कायरल है नहीं कहीं से, इसमें भी ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ COCH3 COCH3 हो गया। ये कायरल है, एक ये कायरल स्पीसीज दिखा, ये नहीं है कायरल, ये कायरल है। ये अगेन सेम चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, और ये भी वही चीज़ है। तो ये और ये दो कायरल हैं। अब ना ये क्या कर सकते थे क्वेश्चन में, कि इन दोनों को ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इन्होंने वेज डैश करके बनाया है, अच्छी बात है, वेज डैश करके बनाया है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसा गलती कर सकते हैं, अभी भी स्टिल ठीक है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर चेक हो रही है आपकी, कि कुछ बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं, उनको लग सकता है अरे यार ये दोनों तो सेम चीज़ बने, ये दोनों तो सेम चीज़ ही है, तो आंसर ना 1 रिपोर्ट कर दें। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के ना इनएंशियोमर्स हैं। देखो ध्यान से, दिख रहे मिरर इमेजेस हैं। लुक, मैं बाकियों को मिटाता हूँ और इसको इसके बाजू में प्लेस करता हूँ, तब आपको समझ आएगा। लुक, they are actually the mirror images of each other. Look, they are actually the mirror images of each other. So they are not identical objects, they are actually the mirror images of each other, and hence the answer is
2. Yes, the answer should be 2 because they are not identical species, they are mirror images of each other. इस वजह से आंसर होना चाहिए 2. ठीक है, अच्छा था इसमें ये एक छोटी सी चीज़ चेक हुई थी. कुछ बच्चे ओजोनोलिसिस करने के बाद भी, कुछ बच्चे तो ये इसी में कुछ गड़बड़ कर देंगे, पता नहीं उनको दिखता नहीं है क्या होता है, केयरलेसली बैठे रहते हैं एग्जाम में. तो आप ये तोड़ने में गलती तो नहीं कर सकते यार, ठीक है, तोड़ने में बीइंग अ स्टूडेंट तो नहीं कर सकते. हो सकता है ये छोटी मोटी गलती मेरे से हो जाए, यहाँ मैं जल्दी जल्दी में कोई क्वेश्चन ऐसी देख लेता हूँ यार, ठीक है ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो मेरे से वीडियो बनाते वक्त एक ऐसी छोटी मोटी एरर हो जाए, वो चलता है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला. वो बच्चे समझ ही जाएंगे कि ठीक है यार सर को दिखा नहीं होगा, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया. बट बीइंग अ स्टूडेंट आप ये सब चीज़ों से बचें. आप ये छोटी मोटी गलतियां ऐसी ना करें कि देखने में गलती हो गई, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऐसा हो गया वैसा हो गया. ये सब गलतियों से अगर आप बचोगे तो आप खुद देखोगे आपके जो एग्जाम में मार्क्स है ना, वो अपने आप 20% 25% आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा. आप हर पेपर में अपने आप को विजुअलाइज करो, आप पाओगे कि आप 20% 25% नंबर तो अपने केयरलेस एटीट्यूड की वजह से आप गंवा देते हैं. तो थोड़े केयरफुल बस हो जाओगे. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ केयरफुल हो जाने से एकदम बहुत अच्छा रैंक आ जाता है, नहीं. बट हाँ, आप अपना बेस्ट निकाल पाओगे जस्ट बाय बीइंग केयरफुल. 20% मार्क्स, 20% मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. आप खुद देखना हर पेपर में आप इस तरह से छोटी छोटी गलतियां करते होगे. ठीक है, ठीक है. फिर काफ़ी लंबा था ये सेशन, ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए इस सेक्शन में. तो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं फिर अगली वीडियो में, दैट इज सेक्शन 2 ऑफ आवर JEE एडवांस 2022 पेपर. ओके.